हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम 36 से स्टार्ट करेंगे। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 को हम सॉल्व कर रहे थे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है ध्रुव धारावर्ष शासक था। तो ध्रुव जो धारावर्ष शासक था वो कहाँ का था? वो था राष्ट्रकूट वंश का। डी इसका राइट आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला दक्षिण भारत का प्रथम शासक ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था और ध्रुव धारावर्ष ने प्रतिहार नरेश वत्सराज तथा पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया और ध्रुव ने पल्लव शासक दंतिवर्मन तथा बेंगी नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ को हराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर दरबारी कवि थे। तो काव्य मीमांसा के लेखक जो राजशेखर थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल के, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम के राजगुरु थे और महेंद्र पाल गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। राजशेखर ने इसी समय कपूर मंजरी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, पूछी गई है बहुत बार। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, हरिविलास आदि ग्रंथों की रचना की और कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और अन्य सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। और महेंद्रपाल के बाद महिपाल गुज्जर प्रतिहार वंश का अगला शासक बना, जो राजशेखर महिपाल के भी गुरु थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा, प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई थी। तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई थी चंदेल शासकों के राज्यकाल में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्रबोध चंद्रोदय की रचना चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुई थी। इसके लेखक कृष्ण मिश्र थे और चंदेल शासकों का शासन काल मंदिरों के निर्माण का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का महापरिनिब्बाण यानी मगध के किस शासक के काल की घटना थी? तो वो थी आपकी अजात शत्रु के काल से संबंधित। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल से संबंधित है और दीर्घ निकाय यानी संस्कृत भाषा में सुत्त पिटक से संबंधित है। महापरिनिर्वाण सुत्त दीर्घ निकाय का एक अंश है और यह महात्मा बुद्ध के देहांत एवं उनके परिनिर्वाण से संबंधित है और यह त्रिपिटक का सबसे लंबा सूत्र है। श्री कृष्ण मित्र चंदेल शासक कीर्ति वर्मा का राजकवि था और प्रबोध चंद्रोदय नाटक में विष्णु भक्ति का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो गुप्त शासकों में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है आपका समुद्रगुप्त को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है और समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण था और समुद्रगुप्त के अध्ययन के लिए प्रयाग प्रशस्ति एवं ऐरण अभिलेख हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी और ऐरण अभिलेख का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? समुद्रगुप्त से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल में हुई थी और उस समय कुषाण वंश के कनिष्क का शासन काल था और संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इस संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन है हमारा, पल्लव रथ मंदिर स्थित है। तो पल्लव रथ जो मंदिर है वो स्थित है कहाँ है? महाबलीपुरम में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं पल्लव रथ मंदिर महाबलीपुरम में बनाए गए हैं
और इसका निर्माण मामल्य शैली के अंतर्गत नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। ये एकात्मक हैं, इनकी संख्या 8 है और धर्मराज रथ युधिष्ठिर सबसे बड़ा है। ठीक है, धर्मराज रथ का संबंध किससे हो जाएगा? युधिष्ठिर से, और यह सबसे बड़ा रथ है। तो यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा रथ कौन सा था, तो भाई वो युधिष्ठिर का ही था, धर्मराज रथ था। और द्रौपदी का रथ सबसे छोटा रथ है और प्रथम बार धर्मराज रथ पर ही पिरामिड के अनुसार शिखर बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हूण सरदार मिहिरकुल को पराजित किया था। तो मिहिरकुल को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी नरसिंह गुप्त ने। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हुएनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने भी मिहिरकुल को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी, यानी तोरमाण हुणों का प्रथम शासक था। गुप्त शासकों में स्कंदगुप्त के समय सबसे पहले हुणों ने भारत पर आक्रमण किए और गुप्तों के पतन में हुणों का आक्रमण मुख्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सीसे के सिक्के चलाए थे? तो सीसे के सिक्के चलाए थे आपके सातवाहन वंश के द्वारा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका। सातवाहन शासकों ने मुद्रा के लिए सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे और सातवाहन शासकों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया, क्योंकि इन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए और सातवाहनों के अन्य सिक्के प्रोटीन, तांबे और कांसे के थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्ष के शासन के समय वल्लभी का राजा कौन था? तो हर्ष के शासन के समय की बात कर रहा है, तो वल्लभी का राजा था आपका ध्रुवसेन द्वितीय, यानी ध्रुवसेन द्वितीय। आप एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। हर्ष के शासनकाल के समय वल्लभी के मैत्रेय वंश का राजा ध्रुवसेन द्वितीय था और मैत्रक वंश के राजा ध्रुवसेन द्वितीय के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था तथा ह्वेनसांग ने इसे हर्ष का दामाद बताता है और भास्कर वर्मन और हर्ष ने मिलकर शशांक को पराजित किए थे और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सार्थवाह शब्द का प्रयुक्त हुआ है? तो सार्थवाह शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है दामोदर पुर ताम्रलेख के अंदर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं, यानी कुमारगुप्त प्रथम के दामोदरपुर ताम्रलेख पत्रलेख में सार्थवाह शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके? कुमारगुप्त प्रथम के दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में। और इस लेख से ज्ञात होता है कि विषयपति एक विषय समिति के माध्यम से शासन चलाता था, जिसमें निम्न सदस्य होते थे। तो कौन कौन से सदस्य होते थे? पहला होता था नगर श्रेष्ठिका, जो नगर के व्यापारी दल का मुखिया होता था। दूसरा होता था सार्थवा, जिसे व्यवसायियों का प्रधान कहते थे। और तीसरा होता था प्रथम कुलिक, जिसे कारीगरों का प्रधान यानी मुख्य शिल्पी कहा जाता था। और फोर्थ होता था प्रथम कायस्थ, जिसे लिपिकों का प्रधान कहा जाता था। ये सभी सदस्य विषय महत्तर कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाकपति मुंज एवं सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त रचनाकार थे। तो किसके थे? वो थे नौ सहनसा सह सांक चरित के। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पद्मगुप्त जो कि वाकपति मुंज एवं सिंधुराज दोनों के दरबारी कवि थे, इन्होंने नौ सहसांक चरित की रचना की थी और वाकपति मुंज हुणों और चाणक्यों को पराजित किया और वाकपति मुंज की उपाधि अमोघवर्ष की थी। और वाकपति मुंज और सिंधुराज दोनों ही साहित्य प्रेमी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रवणबेलगोला स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बेलगोला जो है इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे बिंदुसार ने अपने जो है प्राण त्यागे थे, यानी अंत में जो अपना धर्म चेंज करके वो श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहीं पे उन्होंने जो है भोजन पानी सब छोड़ के अपना जीवन समाप्त किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार के लिए गद्दी छोड़कर
जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर को त्याग दिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो वहाँ पे बिंदुसार मैं समझ रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था? तो नागसेन से प्रभावित होने वाला बौद्ध भिक्षु था आपका मिनांडर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मिनांडर जो है बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध था। नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, इसीलिए मिनांडर नागसेन से अत्यधिक प्रभावित था और प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पुनः में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर की जो बृहद वार्ता संकलित है। और मिनांडर सवाल करता है कि जिसका उत्तर नागसेन बड़ी सहजता से देता है, जिससे प्रभावित होकर मिनांडर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। अगला है हमारा, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था। तो उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, उसमें पालागल से तात्पर्य था आपका संदेशवाहक को पालागल कहते थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा को संदेश देने वाला जो पालागल होता था वो पालागल कहलाता था। और इस संदेशवाहक से राजा को अपने राज्य के विषय में समस्त जानकारियां समय पर मिल जाती थी और पालागल राजा को विभिन्न प्रकार की घटनाओं का संदेश देने के लिए तत्पर रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो आप देख सकते हैं, ऋग्वेद का संबंध किससे हो जाएगा आपका? ऐत्रेय ब्राह्मण से। सामवेद का संबंध किससे हो जाएगा? पंचविश ब्राह्मण से। यजुर्वेद का संबंध आपका सतपथ ब्राह्मण से। और अथर्ववेद का संबंध आपका गोपथ ब्राह्मण से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चारों ब्राह्मणों को याद रखना है कौन सा ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौस्तिकी हैं। सामवेद के ब्राह्मण पंचविश और षड्विश हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मणों की बात करें तो सतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण भी के नाम से भी जाना जाता है इनको, और तैत्रीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण हैं। इसमें प्रथम 3 वेदों को वेद त्रयी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पीछे पीसीएस में पूछा गया है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं। तो पहले के 3 यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है। तो जो पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है वो है आपका प्रभावती गुप्ता से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पूना ताम्रपत्र लेख प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी, और जिसका विवाह वाकाटक वंश में किया गया था। और प्रभावती गुप्ता का शासन सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान था। इसी से प्रभावित होकर पूना ताम्रलेख जो है लिखवाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। तो गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति है उसका संबंध है आपका 53 का सी। किससे हो जाएगा? ताम्र पाषाणिक काल से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। गंगा घाटी के नरहन संस्कृति का संबंध ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। नरहन संस्कृति गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह संस्कृति प्रारंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है और नरहन संस्कृति से स्तंभगर्त तथा चूल्हों के साथ नरकूल तथा मिट्टी के मकानों के अवशेष भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम जैन संगीति हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की चारों संगीतियां और जैन धर्म की संगीतियों को आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम जैन संगीति हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी महावीर स्वामी थे, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग यानी 12 अंगों का संपादन हुआ था, और यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक जैन भिक्षुओं के निरीक्षण में हुई थी। किसके? स्थूलभद्र के। और इसी संगीति में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बट जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा, विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, पीसीएस में भी पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है। तो विक्रमांक देवचरित का लेखक है आपका बिल्हड़। ठीक है, बिल्हड़ यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, विक्रमांक देवचरित का लेखक बिल्हड़ था। और इस पुस्तक में कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के चरित्र का वर्णन है। बिल्हड़ विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे और यहीं से उन्होंने इनके बारे में लिखना आरंभ किया। और विक्रमादित्य षष्ठ चालुक्य वंश का महान शासक था। अगला क्वेश्चन हमारा, वत्स महाजनपद की राजधानी स्थित है। तो वत्स महाजनपद की राजधानी जो थी कौशाम्बी में थी। यानी 16 महाजनपद है, उनकी राजधानी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा पूछा जाता है, बनता है भाई, इंपोर्टेंट है। तो वत्स महाजनपद की राजधानी जो है कौशाम्बी में थी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सपांशन देख सकते हैं। 16 महाजनपदों में वत्स का नाम शक्तिशाली महाजनपदों में गिना जाता था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स और अवंती थे। और प्राचीन काल में प्राचीन मनुष्यों ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना है। और बुद्ध काल में यहाँ का शासक उदयन था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो कराया था वो कराया था नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। राजसिंह शैली के स्वतंत्र मंदिरों का विकास जो है पल्लव नरेश राजसिंह नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने ही कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर में वास्तुकला की सभी विशेषताएं दृष्टव्य होती हैं। और नरसिंहवर्मन ने महाबलीपुरम में सौर मंदिर का भी निर्माण कराया था। अगला है हमारा, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा कल क्लास में भी आया था। तो अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है, आपका 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सरस्वती नदी को, जो सबसे पवित्र भी मानी जाती है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऋग्वेद में अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे सरस्वती नदी को कहा गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी भी घोषित किया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें वर्णित पहली नदी गंगा है। और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीसीएस में पूछा गया था और लोअर पीसीएस में भी। तो विचित्र चित्त की जो उपाधि थी वो थी आपकी महेंद्र वर्मन प्रथम की। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। महेंद्र वर्मन एक पल्लव शासक था और महेंद्र वर्मन प्रथम ने विचित्र चित्र तथा मत्त विलास की उपाधि धारण की थी। और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। और पल्लव की राजनीतिक सत्ता का केंद्र क्या था? कांची था। और पल्लवों का सबसे प्रभावशाली शासक नरसिंहवर्मन प्रथम था। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्तविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, यह भी बहुत बार पूछी गई है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मत्तविलास प्रहसन नामक जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, विजयी राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो विजया राजेंद्र की जो उपाधि धारण की थी वो चोल शासक था आपका राजाधिराज प्रथम। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र राजाधिराज प्रथम उत्तराधिकारी बना। और कल्याणी पर विजय के पश्चात उसने कल्याणी नगर में अपना राज्याभिषेक कराकर विजयी राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। और राजाधिराज प्रथम चेर पांड्य तथा लंका के संघ को तोड़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।